हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11th क्लास है और 11th क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9। और आप जानते हैं चैप्टर नंबर जो 9 है आपका, इस चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग वायु संचरण और मौसम प्रणालियों के विषय में पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें गौर करके आपका देख चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। ठीक, और एक एक करके हमने इन सबको देख लिया। तो कितनी चीजों को हमने लगभग इसमें पढ़ ही लिया है। तो आज थोड़ा सा हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कि आपका टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, और इन टेम्परेट साइक्लोन को हम लोग आपका बहुत अच्छे से एक एक करके आपका देख लेंगे और बात करेंगे भैया टेम्परेट साइक्लोन में था क्या। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है। कैसा है? आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। ये तटीय क्षेत्रों के चारों तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विनाशकारी अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं के में से एक हैं। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक में हैरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। अगर ये जो विध्वंसक आपके चक्रवात है अगर हिंद महासागर में आया तो इसको बोलते हैं आपका चक्रवात, और यही अगर अटलांटिक ओशन में आया तो उसको क्या बोलते हैं? हैरिकेन के नाम से। और अगर प्रशांत और चाइना में आया तो उसको क्या बोलते हैं? टाइफून कहते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर वेस्ट पैसिफिक ऑन या साउथ चाइना सी में अगर आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको हम हैरिकेन नाम से जाना जाता है। और अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो उनको बिली बिली। यकीन मानिए ये क्वेश्चन पीसीएस और न जाने कितने स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उनके महासागरों के नाम से जाना जाता है, सुमेलित कीजिए। तो हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो आपका तूफान आता है उसको बोलते हैं चक्रवात। अटलांटिक जो ओशन में आता है उसको बोलते हैं हैरिकेन, और वेस्टर्न प्रशांत और साउथ चाइना सी में जो तूफान आता है उसको बोलते हैं टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में जो आता है उसको बोलते हैं बिली बिली। क्लियर है? इस नाम से इन सबको आपका जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न व विकसित होते हैं। कहां से होते हैं? उष्ण माने गर्म, कटिबंध माने जोन, और चक्रवात को आप जानते हैं जब दो डिफरेंट टाइप की वातावरण मिलते हैं, ठंडे गर्म मिलने से वो घूम जाते हैं पृथ्वी की घूर्णन की वजह से, इसलिए क्या होता है? वहां चक्रवात उत्पन्न होता है। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां कब ये उत्पन्न होंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो मार्स लेवल पर समुद्री सतह है जहां आपका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। सेकंड है कॉरियोलिस जो आपका बल है उसका होना चाहिए। थर्ड है ऊर्ध्वाधर पवनों का गति का अंतर कम होना चाहिए। फोर्थ है कमजोर निम्न दाब एवं निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण। अगला है समुद्री तल का ऊपरी अपसरण। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपका इन्हीं के आधार पर इन सारी चीजों को आपका देखा जाता है, जिनके आधार पर हम गैस करते हैं, मेजर करते हैं, और हम आपका चक्रवात या तूफान को हम लोग आपका मापते हैं। क्लियर है? तो कैसा होना चाहिए? तो ध्यान रखना समुद्र की जो सतह है उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और सेकंड है कॉरियोलिस बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉरियोलिस फोर्स होना चाहिए। कॉरियोलिस फोर्स के कारण ही हवा क्या घूमती है आपका, ध्यान रखना, बताया था ना कि उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्लॉकवाइज घूमता है। किसकी वजह से? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो बल है कॉरियोलिस फोर्स की वजह से ही। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और तीसरा क्या है? ऊर्ध्वाधर पवने। पवने क्या चलनी चाहिए? इस तरह की ऊर्ध्वाधर, इस तरह की पवने चलेंगी तो ही तो उठेगा। क्षतिज तो इस प्रकार में होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। और लो प्रेशर क्षेत्र में निम्न स्तर का चक्रवात परिसंचरण होना चाहिए, यानी कि एयर प्रेशर कमजोर होगा तो ही आपका लो लेवल का चक्रवात का परिसंचरण यानी कि एक जो सेल है वो डेवलप होगी और समुद्र तल के ऊपर अपसरण। ठीक, ये सारी चीजें होनी चाहिए।
चक्रवातों को अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा सघन प्रक्रिया के ऊंचे कपासी मेघ के स्तर से प्राप्त होती है। कैसे होती है? ऊंची कपासी मेघ के स्तरों से प्राप्त होती है, जो जो इस तूफान के केंद्र के घेरे में होती है। ठीक, समुद्रों को लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाती है। वह स्थान जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटों को करके जमीन पर पहुंचाता है, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। जब जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपने देखा होगा, मान लीजिए ये आपको कोस्टल एरिया को पार कर कर जब ये आपका स्थल पर पहुंचते हैं, इसी को क्या क्या कहते हैं? चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। यानी कि समुद्र की स्थिति, जितना भी आपका चक्रवात बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? समुद्रों के ऊपर बनते हैं, समुद्रों की सतह पर बनते हैं। समुद्र की सतह के बाद वो कहाँ चलते हैं? स्थल की ओर। आपने सुना होगा कि जो आपका तूफान है आपका 300 प्रति किलोमीटर घंटा से आ रहा है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, 190 की स्पीड है, वो कहाँ की तरफ आ रहे होते हैं? वो लैंड की तरफ आ रहे होते हैं। और लैंड की तरफ क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि प्रेशर इंग्रेडिएंट की वजह से, प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से, आप जानते हैं हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। इस समय जहां चक्रवात है उसके केंद्र में भले ही निम्न दाब हो, लेकिन चारों तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर होने की वजह लैंड पर क्या बनेगा? लो प्रेशर। तो हवा कहां बहेंगी? हाई टू लो की तरफ। तो इसलिए कंटिन्यू मूविंग हवा आपकी बहती है। क्लियर है? और यहां हमको ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संचरण ऊर्ध्वाधर क्रम में वितरण है और उसको दर्शाया गया है। और आप अच्छे से देख सकते हैं कि एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल यानी कि स्पाइरल पवनों का परिसंचरण है। इसकी आंख कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है उसके चारों तरफ एक प्रबल स्पाइरल बनता है। स्पाइरल का मतलब होता है गोला, और पवनों का परिसंचरण है और उसे ही इसकी आंख कहा जाता है। ठीक, और उसका व्यास 150 से लेके 250 किलोमीटर तक होता है। कैसा होता है? 250। अब ये तूफान की दशा आपको दिखाई देगी, तो दिशा दशा बाद में बताऊंगा, पहले एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले ये एक बार लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब उसकी थोड़ी फेवरेबल आप जो है कंडीशन को देख लीजिए। ये देखिए, देख लिया? ये है तूफान की दिशा, और ये है जो मैं परिसंचरण की बात कर रहा था ना, इस तरीके से घूम रहा है। तो ये है इसकी आंख उसके बीच में। ठीक है, और पहले है कपासीय मेघ, फिर वर्षा मेघ। कपासीय मेघ आपका वर्षा मेघ, उसके ऊपर बनेंगे रेन बैंड। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रभावित होता है, बाहर की तरफ आपका चलता है, क्षोभ सीमा तक रहता है, वायु का अवतलन होता है, ऊपर से नीचे उतरती है। चलिए, इसको केंद्रीय अक्षु यानी कि शांत क्षेत्र होता है, जहां पवनों का अवतलन होता है। अक्षु के चारों तरफ एक अक्षु भित्ति होती है जो वायु का प्रबल और वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है। आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है, इसलिए इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है, जो कि 250 किमी प्रति घंटा तक होता है। यानी कि आप अगर मैक्सिमम देखोगे तो वायु जो प्रबल है और कैसी है? वृत्ताकार स्थिति में है, जो पर की क्षोभ सीमा है, वहां तक ही ये आपका क्या मिलता है? तूफान मिलता है। यानी कि मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक ये जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इक्वेटर है वहां से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है, कुछ जगह 13 है, तो एवरेज हमने इसको 12-13 माना हुआ है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक, जो कि 250 प्रति घंटे तक होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आंख में रेन बैंड विकृत होते हैं। कपासीय मेघ बादलों में की पंक्तियों के बाहर की ओर विस्थापित हो सकती हैं।
इसका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आगे बढ़ती है। ये चक्रवात तूफान के तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न क्षेत्रों को जल प्लावित करते हैं। ये तूफान इस पल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। तड़ित झंझावत और आपका टॉर्नेडो, तड़ित झंझावत और टॉर्नेडो। अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तड़ित झंझावत और टॉर्नेडो ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रमण होते हैं। तड़ित झंझावत उष्ण आर्द्र दिनों का आपका प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होता है। तड़ित झंझावत एक पूर्ण विकसित कपासीय मेघ है। कैसा है? पूर्ण आपका विकसित एक कपासीय मेघ है। गरजता व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल ऊंचाई तक जाते हैं तो जहां शून्य से कम होता है तो इसके ओले बन जाते हैं। होता क्या है, पहले आपका पानी वेपराइज हुआ, फिर ऊपर उठा, फिर गया, ठंडा हुआ, संघनन होकर नीचे गिरा। अगर एकदम से ही इस वाली लेयर का टेम्परेचर, जहां ये बूंद बनती है, इसके नीचे या इसके ऊपर अगर टेम्परेचर एकदम से गिर जाए या शून्य से कम हो जाए तो क्या बन जाती है? बर्फ। और इसलिए आप देखते हैं अचानक बर्फ पड़ने लगती है। तो कारण क्या है? बादलों पर अगर टेम्परेचर अथक ऊंचाई पर किसी कारण से, या क्यों हो रहा है कोई रीजन नहीं है, तो वहां अगर टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है तो अचानक जमी हुई बूंदों के रूप में वर्षा होती है, हम ओले कहते हैं। आर्द्रता कम होने पर झड़ झंझार, धूल, भारी आंधी लेते हैं और उष्ण वायु का प्रबल होता है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है, ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, इसके कारण वर्षा होती है। पश्चात नीचे की तरफ आपका प्रवाह वायु वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित में कभी कभी आक्रमण के रूप में ही हाथियों की सूंड की तरह ही सैंपल अवरोहण करती है। कैसे करती है? हाथी की सूंड की तरह। इसमें केंद्र में अत्यधिक कम वायुदाब होता है। इसमें व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इसे परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं। हाथी की सूंड की तरह स्पाइरल होता है, आपने देखा होगा बहुत बार बारिश सी भरी और गंगा जी में हाथी जैसी सूंड सी बनती है नदी में, तो वो क्या है? बेसिकली आपका टॉर्नेडो जैसी स्थिति को दिखाई देती है। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होती है। कहां पर? जो मध्य अक्षांश है, यानी कि 60 के मतलब 60 और 35-40 के 30 तक के बीच बीच में उत्पन्न होती है। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ, वाटर सोप्स कहते हैं। ठीक, ये हमको देखने के लिए इसमें मिल जाए। आक्रमण पवन तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण पे विभिन्नता के व्यापक होते हैं और अभिव्यक्त करते हैं। इन तूफानों में स्थिति व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अशांत वायुमंडल को पुनः स्थिर में आपका लौटा लाती है, वापस आपका उसी जगह लौटा कर लिया। तो एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए, तड़ी झंझात और आपका टॉर्नेडो। देख लीजिए, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ चीजों को हम लोग करेंगे। एक बार देख लीजिए पूरे चैप्टर को। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, अब कुछ किसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप उनका जवाब दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तब धरातल से 1 किमी ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा? 1000 मिलीबार है, अभी 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं और मैंने आपको बताया था 65 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार क्या होता है? टेम्परेचर में कमी आती है। कितना जा रहे हैं? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। 1000 मीटर
अब यहां गुणा कर दो 1000 की गुणा 1 से, तो बताइए कितने किलोमीटर बार आपका कम होगा, सोचिए, करिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये ध्यान रखना बस, कम आता है, एक कम हो जाता है, इसलिए मैंने माइनस लगा। 1000 है, 1 किलोमीटर चला गया, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा 900 मिलीबार। तो जहां पर मैं आपको एयर प्रेशर समझा रहा था, वहां आप इसको देखोगे तो आंसर आपको दिखाई देगा। अंत है उष्णकटिबंधीय अभिसरण जोन, इसी को कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, विषुवत रेखा के निकट, या अटलांटिक वृत्त के निकट, बताइए। चलिए, तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, विषुवतीय वृत्त के निकट। 0 डिग्री कहाँ मिलता है? ITCZ। मैंने आपसे कहा था 0 से 5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से हवा उतरती हैं, इधर से भी आती हैं और इधर से भी आती हैं। यही जो क्षेत्र है यही है ICTZ, और इसी का आंसर होगा विषुवतीय वृत्त के निकट। अगला आंसर देखिए, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवन की दिशा क्या होगी? बताइए क्या होगी पवन की दिशा? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत होगी, घड़ी के आपके दिशा में होगी? देखिए, पहले पहले आप लोग पीछे जाइए एक बार और पन्ना पलटिए एयर प्रेशर वाला, वहां क्लियर होगा आप। देखिए इसका आंसर होना चाहिए, अभी मैं बता रहा था जब आपको चक्रवात पढ़ा था, कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? क्लॉकवाइज। ठीक। अगला देखिए, वायु राशियों का निर्माण और उद्गम क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा आपका वन पाया जाता है? कह रहे हैं वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आंसर है, ये बताना है। बताइए क्या होगा, ढूंढिए। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको देने हैं, तो आप थोड़ा सा ये सारे प्रश्न उत्तर आप लोग घर पर एक बार देख लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता दूं, साइबेरिया का मैदान। ठीक, ये आपको ठीक है। चलिए फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिलहाल आपका नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।